Good afternoon, everybody. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाला एस चल रहा था ना। ओके, देखिए कल जहां पे छोड़ के गए थे वहां से फॉरवर्ड लेके जाते हैं। ये जो यहां पे देखो, आप एक बार कॉपी खोलते रहना बाद में, लेकिन इसको देखो, ये जो एक्सपेंस लिखते हो 3975 या 2132, ये कौन सा एक्सपेंस है? अगर टू बी प्रिसाइज होना है तो एकदम नहीं, मतलब what are to be included here? What I'm asking is, what are to be included here? मतलब वो खर्चा जो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को बनाने के लिए लगा, जो तुम्हारे लिए मैं बिल्डिंग बनवा रहा था, तुमने बोला था एक घर बनवा दीजिए, बिल्डिंग बनवा दीजिए, वो जो खर्चा उस बिल्डिंग को बनवाने में लगा, मे इट बी मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स, कोई असेट टू सेट यूज हुआ तो उसका डिप्रिसिएशन, किसी और लोगों का सर्विस अगर मैंने लिया तो उसका पेमेंट, कोई इंजीनियर का सर्विस हायर किया तो उसका पेमेंट, ये सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड है ना। ये एक्सपेंस तो बहुत कुछ मिला के है ना। इसमें खाली वही एक्सपेंस नहीं है जो मैंने इस तुम्हारे काम के लिए खर्चा किया, इसमें कुछ और एक्सपेंस भी है जो पर्टिकुलरली मैंने तुम्हारे काम के लिए खर्चा नहीं किया, पर बीइंग ए कॉन्ट्रैक्टर मुझे पे करना पड़ता है, और बीइंग ए कॉन्ट्रैक्टर मैं जो पे करता हूं उसका एक रीजनेबल अलोकेशन मुझे तुम्हारी वाली बिल्डिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट में भी करना पड़ता है। मतलब क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी चलाता हूं, मैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, तो मुझे एक एनुअली 12 लाख रुपया देना पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट को देना पड़ता है 12 लाख रुपया। तो वो 12 लाख रुपया क्या हम कॉन्ट्रैक्ट में एलोकेट नहीं करेंगे? या मान लीजिए मैं बहुत सारी फिक्स्ड एसेट यूज करता हूं कॉन्ट्रैक्ट में, तो क्रेन रेन सब यूज होता है ना, ट्रक्स वगैरह, तो उनका जो इंश्योरेंस चार्जेज है मेरा, ट्रक का तो इंश्योरेंस भी होता है ना, क्या वो मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट में ऐड नहीं करूंगा? आप समझ पा रहे हो? तो एक तो ऐसा खर्चा होता है बच्चों जो डायरेक्टली उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में लगता है, जिसमें आप मटेरियल, लोहा, बालू, स्टील, सीमेंट, प्लस मान लीजिए लेबर, वेजेस वगैरह, प्लस मान लीजिए ओवरहेड वगैरह, वो सब तो लेंगे ही लेंगे। दे आर द कॉस्ट डायरेक्टली इनकर्ड टू डू द कंस्ट्रक्शन वर्क। But being a contractor, being into the construction activity, there are lots of other expenses which I have to pay, which may not directly be related to the contract, but has to be allocated to that particular contract on a reasonable basis. On a reasonable basis. तो इसमें ना वो दोनों खर्चे इंक्लूडेड हैं। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे, जैसे कल तक हम लोगों का डिस्कशन हो रहा था अबाउट प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। आज हम लोगों का एजेंडा है, पहला एजेंडा है लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पे। लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब ये है कि ये वाला जब आप वर्किंग बनाओगे ना, ये वाला वर्किंग, तो यहां जो टोटल कॉस्ट आएगा ना, वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को एक्सीड कर जाएगा। कहां पे टोटल कॉस्ट आता है? जब कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट और फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट को जब आप ऐड कर देते हो, तो जो टोटल कॉस्ट आता है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को एक्सीड कर जाता है, तो हम लोग बोलते हैं दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अ लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। आपको रीजनेबली समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से। इसमें जो वो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस
जैसे मान लो कि यहां टोटल कॉस्ट 940 दिखाई दे रहा है और कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू अगर 800 है, तो वो जो 140 है ना, उसको टोटल एस्टिमेटेड लॉस बोला जाता है। क्या? टोटल एस्टिमेटेड लॉस बोला जाता है। अब क्या होता है कि उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में इनिशियली आपको ये वाला काम करना पड़ता है, जैसे परसेंटेज वर्क डन निकालना। लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में भी परसेंटेज वर्क डन निकालना पड़ता है, मतलब पीसी मेथड ही फॉलो होता है, प्लस उसमें कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। दैट इज व्हाट आई एम टीचिंग यू नाउ। तो फर्स्ट यू विल कैलकुलेट परसेंटेज वर्क डन इन द सेम मैनर, देन यू विल फाइंड आउट द रेवेन्यू फॉर द ईयर इन द सेम मैनर। आप एक चीज नोटिस करेंगे, जब आप इस तरह का सिचुएशन को एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि योर एक्सपेंस जो पीएल में डेबिट हो रहा है और जो रेवेन्यू पीएनएल में क्रेडिट हो रहा है, तेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, कल जैसे हम कैलकुलेट कराए थे उसी के हिसाब से तेरे को दिखेगा कि एक्सपेंसेस आर मोर, इनकम्स आर लेस। ये तेरे को दिखेगा। वहां पे तुमको, क्योंकि एक्सपेंस विल बी मोर एंड इनकम विल बी लेस, तेरे को एक लॉस दिखेगा। लेकिन उतना लॉस लिख के शांत नहीं होना है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कहता है कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में बाकी जितना भी लॉस है जो आपको और होने वाला है, उसको आज ही प्रोवाइड कर लो और पूरा लॉस पीएल में वन शॉट में रिफ्लेक्ट कर दो। हम लोग इसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म एट इट्स हाईएस्ट। क्या? कंजर्वेटिज्म एट इट्स हाईएस्ट। वो सिर्फ इसी चैप्टर में है और किसी चैप्टर में नहीं है, इसी टॉपिक में है बस। क्या? पहले जितना लॉस आप परसेंटेज कंप्लीशन मेथड से आता है उतना तो लिख लो। फॉर एग्जांपल मान लो 140 लाख का लॉस है, 140 टोटल लॉस, और आप जब परसेंटेज कंप्लीशन मेथड एग्जीक्यूट किए तो उसमें मान लो 50 लाख का लॉस लिखा गया ऑलरेडी। एक्सपेंस और इनकम लिखेंगे तो डिफरेंस आया ना, तो 50 लाख का लॉस आ गया। तो आपको 90 लाख रुपया और, क्या बोला फिर से, 90 लाख रुपया और प्रोविजन बनाना पड़ेगा। माने एक एंट्री मारनी पड़ेगी, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लॉस अकाउंट। और जैसे ही आप 90 लाख रुपया और डेबिट कर दिए ना, तो आपका टोटल लॉस पीएल में 140 लाख रुपया ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वो एक्चुअली 140 से 50 को कंपेयर करके ही 90 निकाला जाता है, तो ऑब्वियसली फिर 50 प्लस 90 जोड़ोगे तो 140 ही होगा। मतलब ये कि लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में जितना जितना काम होता जाता है उतना उतना लॉस नहीं लिखा जाता है, एक बार में सारा लॉस लिख लिया जाता है। जितना लॉस पीसी से आया उतना तो नॉर्मल है, बाकी प्रोविजन बना के लिख लिया जाता है। कुल मिला के पीएल में पूरा लॉस फर्स्ट ईयर में ही आ जाता है। बाकी किसी बिजनेस में, बाकी किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको ये चीज नहीं दिखेगा। बाकी अगर कोई ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट हो तो अलग बात है, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाए थे ना एज 29 में, अदरवाइज बाकियों में ऐसा नहीं होता है। बट ठीक है, देखेंगे ऐसा क्या है क्या नहीं है। नहीं तो अभी हम कॉपी में कुछ लिखेंगे और आप लोग भी अपनी कॉपी में लिखोगे। लिखो लॉस, अभी हुआ ही नहीं लेक्चर, नो, ये क्या तरीका है? लिखोगे लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। आपका पहला पैराग्राफ क्या था? आप जो कॉपी में लिख रहे हो वो बुक वाला तो नोट्स रीडिंग करेंगे हम लोग, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड ना। हाँ ठीक है।
इस तरह का सीन आपको दिखाई देगा जब आप अपना पहला वाला वर्किंग करेंगे तो। इस तरह का चीज, मतलब डायरेक्टली लॉस की बात नहीं बोल रहा हूं, बट अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस वर्किंग आपने देखा हुआ है। बस अभी तक क्या था कि आपका टोटल कॉस्ट छोटा होता था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ज्यादा होता था, तो आप प्रॉफिट अर्न करते थे। एक सम कल बनाए थे, उसमें एक बार 950, एक बार 1000 लाख रुपया का प्रॉफिट दिख रहा था, याद होगा इस सम में। थर्ड ईयर में आते आते 1000 का हो गया था वो प्रॉफिट। इस कॉन्ट्रैक्ट में लॉस दिखाई दे रहा है। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंटिंग हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं। हम बोले अभी एक बार इसमें करके दिखाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब इसमें करना क्या है, बोला सबसे पहले तो परसेंटेज वर्क डन निकालिए, जैसा कल निकाल रहे थे, फॉर्मूला चेंज मत कीजिएगा। तो आप सभी बच्चे लोग परसेंटेज वर्क डन निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था बच्चों? कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। और कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट में कॉस्ट इनकर्ड फॉर फ्यूचर एक्टिविटी इंक्लूड नहीं होगा। याद होगा ये वाला चीज तो अपने को, ठीक है, ये आप कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद ये भी वैसे ही निकलेगा। ये पोर्शन देखो, रेवेन्यू फॉर द ईयर, $510। P&L का फॉर्मेट भी वैसा ही रहेगा जैसा कल था, आइडिया भी वैसा ही रहेगा जैसा कल बनाए थे। अब यहां पे आप देखिए, ऑलरेडी लॉस है। बोलिए, ऑलरेडी लॉस है कि नहीं है? एक्सपेंस साइड इज बिगर, इनकम साइड इज स्मॉलर, तो लॉस तो दिख रहा है। लेकिन इतना लॉस लिखने से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 को शांति नहीं मिलेगा। वो बोलता है कि और जो बाकी बच गया ना लॉस, तो बोला कितना बाकी बच गया? बोला 60। बोला कैसे निकाला? बोला 150 था टोटल लॉस, 90 इसमें आ गया, तो 60 का प्रोविजन बना लो, टू प्रोविजन फॉर फोरसीएबल लॉस बोल के, या प्रोविजन फॉर लॉस ही तुम लिखो। फोरसीएबल वर्ड का मतलब होता है जो हम पहले से देख पा रहे हैं। टू प्रोविजन फॉर लॉस 60 का बना लो। और बाई नेट लॉस 150 हो जाएगा। समझे? प्रोसेस समझ में आया? देखिए, मैं आपको जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 पढ़ा रहा था तो मैं आपको बोला था कि लार्सन एंड टूब्रो का अगर क्या नाम, टाटा स्टील के बारे में एग्जांपल दे रहा था, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस, याद है? फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस पढ़ा रहा था कि उसका प्रोविजन बनाना नहीं पड़ता, लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे पास्ट इवेंट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट
नहीं करता रहता है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में ये साला ऑपरेटिंग लॉस ही तो है। बोलिए ऑपरेटिंग लॉस नहीं है क्या? धंधा का ही तो लॉस है, लेकिन यहां पे लॉस रिकॉर्ड हो रहा है। फ्यूचर में तो होने वाला लॉस है, लेकिन रिकॉर्ड हो रहा है। तो सर ऐसा क्यों है? कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांगली और केयरफुली मैनेज करने के लिए इंस्टीट्यूट बोल रहा है। क्योंकि ये स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कंस्ट्रक्शन को लेकर के, इसमें आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको लॉस रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब आप ये पूछेंगे कि सर ये प्रोविजन फॉर लॉस जो है ये खत्म कैसे होगा? जैसे आज तो आप PL2 प्रोविजन फॉर लॉस रिकॉर्ड कर दिए, खत्म कैसे होगा? ये सेकेंड ईयर में अपने आप खत्म हो जाएगा, थर्ड ईयर में अपने आप खत्म हो जाएगा। सर कैसे? आप दिखाओ तो एक बार। मान लो सेकेंड ईयर, ये आपने कॉपी कर लिया तो कंप्लीट है ना? अब जो लिखूंगा वो कॉपी मत कीजिएगा, ये आपके आता नहीं है, पर फिर भी मेरे मन में आया तो हम समझा दे रहे हैं कि जैसे मान लो सेकेंड ईयर में ना सच्ची में 400 लाख रुपया और लग के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। कितना लाख लग के? 400। और कोई प्राइस वेरिएशन भी नहीं हुआ, जो अपन को 850 मिलने वाला था वही मिला। ठीक है, तो 400 लग के अपना काम कंप्लीट हो गया, माने कुल मिला के हमको लॉस हो गया और हम लॉस रिकॉर्ड भी कर लिए थे। अब देखो कैसे रिकॉर्डिंग होगा। देखो आप टू एक्सपेंस कितना लिखोगे सेकेंड ईयर में? 400। लेकिन आप बाई रेवेन्यू देखो कितना लिख रहे हो? 510 आप लिख चुके थे, 850 टोटल था, तो और कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो बाकी पूरा लिखना ही पड़ेगा। तो 850 माइनस 510 बोलो 340। तो क्या आपको लग रहा है कि आपको 60 का लॉस और रिकॉर्ड करना है बाई नेट लॉस? और 60 का लॉस थोड़ी हुआ है, 150 का ही तो लॉस हुआ है टोटल आपको, और 60 होने से तो 210 का लॉस हो गया। क्या मैं यहां नेट लॉस लिख के छोड़ दूं? नो, ये जो प्रोविजन है ना, इसको राइट बैक करने का वक्त आ गया है, इसको खत्म करने का वक्त आ गया है। तो ये ऐसे करके बाई प्रोविजन फॉर लॉस 60 लिख करके नेट प्रॉफिट नेट लॉस 0 होकर के खत्म हो जाता है। लेकिन मान लो 400 की जगह 410 लगा, 400 की जगह 410 लगा, लग ही सकता है ना यार, सम ही तो है। तो और 10 लाख रुपया का लॉस लिखना पड़ेगा ना। अच्छा, वो ऑटोमेटिक होगा, मैंने आपको लिखने में आप बैलेंसिंग फिगर आएगा, देखोगे आप इधर में 410 लिखोगे, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया 410 लग के, इधर में भाई रेवेन्यू 340 लिखोगे, वही वाला है। प्रोविजन आपको ऐसे भी रिवर्स करना ही है, काम खत्म हो गया जल्दी, तो ऑटोमेटिकली बाई नेट लॉस 10 लाख आ जाएगा। पिछली बार आपका बाई नेट लॉस 150 आया था, अभी बाई नेट लॉस 10 आ जाएगा। तो ये भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है। मान लो 400 की जगह 380 में काम हो गया, नहीं समझे? 380 में काम हो गया तो फिर तो लॉस 130 ही हुआ ना। अगर 380 में मैं समझा पा रहा हूं, अगर 380 में काम हो गया, यहां से देखो, अगर 380 में काम हो गया तो 980 में पूरा काम हो गया ना, और अपने को 850 तो मिल ही रहा है, तो 130 का लॉस हो गया ना। अपन 150 पिछला साल लिख लिए थे, यस नहीं बोलना, आगे बोलना है। तो इस साल हमको 20 लाख का इनकम प्रॉफिट लिखना पड़ेगा, तब ना नेट लॉस 130 का आएगा 2 साल मिला के। तो ऑटोमेटिक होगा, देखोगे वो ऑटोमेटिक होगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। चलो आप बताओ कैसे ऑटोमेटिक होगा, दिखाओ। एक्सपेंस हो गया 380, बाई रेवेन्यू हो गया 340, बाई प्रोविजन फॉर लॉस रिटर्न बैक हो गया 60, नेचुरली यहां पे नेट प्रॉफिट आ गया 20। दिस इज हाउ इट गेट्स डन। लेकिन यहां तक ना एक लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट का सेकेंड ईयर का अकाउंटिंग इवन सीए फाइनल में भी कभी नहीं पूछा गया। फॉरगेट अबाउट सीए इंटरमीडिएट। लेकिन एक प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में 3-3 साल का अकाउंटिंग सीए इंटर में ही पूछा गया, फाइनल में तो पूछते ही थे हमेशा से ही। सीए इंटर में भी वो सम आया था जो आप लोग लास्ट क्लास में किए थे। मुझे बताओ
ये वाला एपिसोड कंफर्टेबल लगा? जल्दी। और सेकेंड ईयर अगर नहीं भी समझ में आ तो गया होगा, सेकेंड ईयर भी नहीं भी समझ में आया ना तो आप इग्नोर करके चलो, आपके बुक में कहीं पर भी नहीं है। हम अभी लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट पे 2-3 सम बनवाएंगे आपके साथ बैठ के, ठीक है? प्रोसेस समझ में आ ही गया। एक बार आप ऊपर से प्रोसेस को देख लो, फिर उस बच्चा को कुछ पूछना था उसका जवाब देता हूं। एक बार देखो, क्या ये 600 को बोलो कॉस्ट इनकट टिल डेट, 400 को फर्दर कॉस्ट, 1000 का टोटल कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 850 एंड नो प्राइस वेरिएशन, से देयर इज नो प्राइस वेरिएशन। 150 कितना है? टोटल लॉस। 150 इज टोटल लॉस। परसेंटेज कंप्लीशन मेथड ही लगेगा, पर परसेंटेज कंप्लीशन मेथड आपको 90 लाख के लॉस तक की ले जा पाएगा। सोच के देखो कैसे, आप जब टोटलिंग करोगे तो 90 आएगा, लेकिन लिखना तो 150 पड़ेगा। तो अगर 150 पड़ेगा तो बाकी का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ओके यस, अब तुम पूछ। हाँ, तो रेवेन्यू उस हिसाब से निकालते हैं। खर्चा ज्यादा तो नहीं हो सकता है क्या? जैसे मान ले तेरा क्वेश्चन, तुम सोच कितना कमजोर है। मैं तुमको थोड़ा सा बात बता रहा हूं। जैसे मान ले तू किसी के घर में कोई काम करने जा रहा है, उसमें तेरा खर्चा लगेगा 50 रुपया, तेरा खर्चा, और तेरे को पैसा मिलेगा 30 रुपया, और तू इस साल में आधा काम किया है, तो लॉस होगा कि नहीं होगा? सिंपल सा बता। तो हाउ डिड यू से कि परसेंटेज कंप्लीशन मेथड में लॉस ही नहीं हो सकता? अरे लॉस को मेथड से क्या मतलब है? आप समझ रहे हो? लॉस तो सामने चिल्ला के आएगा, देखो मैं आ गया। तुम कोई मेथड फॉलो कर ले दुनिया का, पीसी कर ले, सीसी कर ले, कोई कर ले, पीसी परसेंटेज कंप्लीशन, सीसी कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड। तो कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड बहुत पहले A7 में होता था, लेकिन A7 ने कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड को बैन कर दिया। अभी आपके A7 में और कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। लेकिन लॉस तो लॉस ही रहेगा ना बेटा, वो तो बिजनेस है। मैं बार बार बोलता हूं, अकाउंटिंग का मेथड कभी भी बिजनेस को ओवर पावर नहीं कर सकता। बिजनेस अगर लॉस बोल रहा है तो अकाउंटिंग का मेथड थोड़ी उसको प्रॉफिट बना देगा। मेथड खाली इतना ही कर सकता है कि लॉस को 2 साल में लिखवा देगा, 3 साल में लिखवा देगा। लॉस को प्रॉफिट में अकाउंटिंग कन्वर्ट कर देता तो अकाउंटेंट लोग 15-20 हजार 50 हजार करोड़ रुपए का मालिक होता। सब अकाउंटेंट सबका लॉस को बोला प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देंगे। भगवान ही कर सकता है। नहीं, सत्यम बेचारा लॉस मेकिंग नहीं था। सत्यम दूसरे स्टाइल से बर्बाद हुआ। सत्यम की स्टोरी थोड़ी अलग है। सत्यम के बारे में अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत कहीं से पता चला है, मैं ये नहीं बोलता कि आपको कम या ज्यादा पता चला होगा, बट वो दूसरे टाइप से बर्बाद हुआ। उसकी बर्बादी की स्टोरी अलग थी। वो बेचारा ऐसा प्रॉफिट दिखाया जो उसको नहीं हुआ। उसको लॉस नहीं था बेचारे को। क्या बोला? उसको लॉस नहीं था। वो आदमी बिजनेस प्रॉफिट में करता था। वो राजू जो है, रामलिंगम, क्या हुआ? नहीं, मुझे मालूम है, मैं समझ रहा हूं ये बात, क्योंकि आप लोग तो छोटा, आप लोग को कहां मालूम। मैं तो रुपया गंवाया हूं ना, मेरे को मालूम है। नहीं, आराम से, एक्साइटेड क्यों है? वाई एक्साइटेड? फील कंफर्टेबल। तो उसकी स्टोरी अलग थी। वो फंस गया प्रेशर में। वो फंस गया, ये जो प्राइवेट इक्विटी और ये जो इन्वेस्टर लोग आते हैं, जो लिटरली प्रमोटर को, मतलब जिसको बोलते हैं ना, रिप्ड अपार्ट कर देते हैं। RIPPED, रिप्ड अपार्ट, समझते हो ना? चीर फाड़ कर देते हैं। वो उस चक्कर में बेचारा बर्बाद हो गया। दूसरा का पैसा से धंधा करने में एक अजीब सा परेशानी है। दूसरा आपको, थोड़ा सा वर्ड्स खराब, आई एम सॉरी, दूसरा आपको बंबू करके छोड़ देगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा दूसरा आपको। वो उस चक्कर में बेचारा बर्बाद हो गया। और उसी चक्कर में इन्फोसिस और विप्रो और वो TCS अच्छा कर रहे थे। उसी हीरा की ये भी कंपनी थी सत्यम। दोनों IT सेक्टर, तीनों चारों IT सेक्टर में थे। अब इसको भी साला प्रॉफिट दिखाना है, तो प्रॉफिट हो रहा है,
पर दिखाना 200 करोड़ है, कमा रहे 40 करोड़ है। दिखाना 200 करोड़, नहीं तो इन्वेस्टर लोग खुश नहीं होगा, इन्वेस्टर लोग और पैसा नहीं देगा। तो वो 160 करोड़ रुपए का फॉल्स रेवेन्यू बुक करता था बेचारा। सर बेचारा क्यों बोल रहे हैं? करप्ट है और बेचारा है। वो वैसा करप्ट नहीं है वो, जैसा बाकी लोग करप्ट है। करप्ट है मैं मानता हूं, एनीथिंग दैट यू डू, आई मीन एनी विंडो ड्रेसिंग यू डू, यू आर करप्ट। एनीथिंग दैट इज नॉट ट्रू एंड फेयर, यू आर करप्ट, मैं मानता हूं। ये डिफरेंट टाइप का करप्ट है। ये प्रेशर में बर्बाद हो गया। 20 नंबर लेके आया, बाप को 80 नंबर दिखा दिए, वहां 20 को 80 बना दिया। ऐसे आया तेरा मार्कशीट को ऐसे कर दिए। इस तरह का मारपीट में बच्चा बेचारा बर्बाद हो गया। किसी तरीके से बेचारा सेटल करने की भी कोशिश किया। बेचारे की एक रियल एस्टेट कंपनी थी मेतास बोल के, सत्यम का उल्टा नाम। सत्यम मेतास। मैनेज भी करने की कोशिश की, हुआ नहीं हुआ तो उपाय नहीं। बोला टाइगर का सवारी कर रहे थे, आई वॉज राइडिंग अ टाइगर, उतरना नहीं आया। अभी भी जेल में ही होगा, मुझे मालूम नहीं बाहर निकला है कि नहीं, बट निकल गया। हाँ ठीक ही है, उतना बड़ा करप्शन नहीं था उस बेचारे का। बाकी लोग पैसा मारे भाई, सभी लोग वो तो हो, पागल इन्वेस्टर लोग रहेगा, जान देगा। जिसको होश नहीं है, जिसको बेसिक इन्वेस्टमेंट का समझ नहीं है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, जो पागल है कुल मिलाकर के वो जान देगा। सिंपल सा बात है। आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको मालूम रहना चाहिए आपका रिस्क एंड रिटर्न का प्रोफाइल क्या है, आपका औकात क्या है, आपको करना क्या है। यू शुड नो अबाउट इट। अगर आपको नहीं मालूम तो गो एंड पुट योर मनी इन फिक्स डिपॉजिट, बैंक में दीजिए, 6% कमाइए। अगर रिस्क लेने की ताकत नहीं है तो स्टॉक मार्केट में मत आइए। स्टॉक मार्केट में भी आएंगे, सारा रुपया एक कंपनी में भी लगाएंगे और उसके बाद सोचेंगे कि आ जाए रुपया और बर्बाद हो गए जब तो सुसाइड कर लेंगे। जाओ कर लो, हु केयर्स फॉर यू। इवन आई तो डोंट केयर फॉर दैट, क्या नाम उसका, कैफे कॉफी डे वाला बंदा जो सुसाइड किया। बाहर में जाओ, आप साला डेट लेंगे, आपकी गलती है ना। आप लोन लेंगे, आपको होश नहीं है कि कितना लोन संभाल पाएंगे। संभाल पाने की तो ताकत होनी चाहिए ना जी। आज 2 करोड़ का लोन है, कल 20 करोड़ का लोन है, फिर 200 करोड़ का लोन है, फिर 2000 करोड़ का लोन है, फिर साला 10,000 करोड़ का लोन है। थोड़ा सा भी बिजनेस में स्लम पाएगा, कहां से ब्याज देंगे, कहां से इंटरेस्ट प्रिंसिपल देंगे फिर। और जब नहीं दे पाएंगे तब बोलते हैं कि दूसरा आदमी हमको प्रेशर दे रहा है। अरे किसका माउंट किया हुआ प्रेशर, किसने दिया आपको प्रेशर? आपने लिया अपने आपके ऊपर प्रेशर। एक तो सीए संभलता नहीं है, सीएफए भी करेंगे, सीएमए भी करेंगे, एफआरएम भी करेंगे, बीकॉम तो करेंगे ही साथ में साला एमबीए करके उसके बाद इंजीनियरिंग करेंगे एक ही साथ। बोला संभला नहीं भाई, कूद गए छत से। भाई बोला कौन? सो माई फंडा इज डिफरेंट। मेरा मानना है सुइस प्लीज, इन्वेस्टर अगर मरता है, सुसाइड अगर वो करता है, प्योरली उसकी गलती है। हम लोगों को भी लॉस हुआ, हम लोगों ने सुसाइड नहीं किया। ऐसा थोड़ी कि मैंने नहीं खरीदा था सत्यम। आई बॉट सत्यम एट 400 रुपीज, 400। द प्राइस फेल डाउन टू 8 रुपीज। अबे ठीक है यार, क्या आने जान। देखो अभी तो मैं तो 15 बोल रहा था। ये 7 ये जिंदगी छोड़ो, हाँ बचपना छोड़ के थोड़ा मैच्योर्ड वे में बात करो। हम 19 साल के बच्चों से बात कर रहे हैं, 12 साल के नहीं। प्राइस फेल टू 8 रुपीज। 1000 शेयर था मेरे पास,
3,92,000 का नुकसान हुआ। 3,92,000 इज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर मी, बट सिर्फ 3,92,000 का नुकसान हुआ क्योंकि हम एक स्क्रिप्ट में पैसा नहीं लगाते हैं, 50 कंपनी खरीदते हैं, बाकी में प्रॉफिट हुआ, एडजस्ट होता है। ऐसा ही इन्वेस्टमेंट होता है। अगर हम अपना पूरा 5 करोड़ रुपया उसी में लगा देंगे एंड देन हमको नुकसान होगा 4,99,00,000, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तब ना बर्बादी है मेरे भाई। अगर हम अपने 5 करोड़ को 50 स्क्रिप्ट में बांट के रखेंगे, 50 स्क्रिप्ट में 50 इन्वेस्टमेंट में, एक तो डूबा 49 तो ठीक है, एक में 4 लाख रुपया डूबा तो दूसरे में 15 लाख कमाई भी तो होता है। नहीं समझे? इस सिंपल से कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बच्चों, प्लीज लास्ट बेंचर्स डोंट टॉक प्लीज। इस सिंपल से कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? डाइवर्सिफिकेशन। जब आप 9, 10, 11, 4, 5, 6 में पढ़ते रहते हो तो टीचर लोग ऐसे ही बोलता है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। नहीं बोलते टीचर लोग ये बात, पढ़ते पढ़ते ऐसे ही। पर साला अपन तो पढ़ाई एग्जाम पास करने के लिए करते हैं। अपनी प्रॉब्लम ही अलग है, अपना एजुकेशन सिस्टम ही गंदा है। अपन पढ़ना माने एग्जाम पास करना है। मेरा मानना है पढ़ाई होती है आदमी को स्ट्रेंथ देने के लिए, आदमी को एडवर्स सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं होना चाहिए। आप स्ट्रांग बनते हैं पढ़ के। जब आप नॉलेजेबल होते हैं, you become stronger, you can face the adverse situation in a better manner than an unknowledgeable person. हर दिन, हर जगह, हर बार जब आप कुछ पढ़ते हो, कुछ ना कुछ अक्यूमुलेट होता है। उसको टाइम पे ला करके यूज करना इज मोर इंपॉर्टेंट सर। अपन नहीं करते, अपन रोना रोते हैं सत्यम की वजह से हम बर्बाद हो गए। किसी की वजह से तुम बर्बाद हो रहे हो, तेरी गलती है। क्या किसी की वजह से तुम अगर बर्बाद हो गए, इट्स योर मिस्टेक, योर फॉल्ट। हाउ कैन यू ट्रस्ट समबडी सो मच दैट यू पुट ऑल योर मनी देयर? हम तो अपनी वाइफ को ही नहीं देते सारा पैसा। फॉरगेट सत्यम, सत्यम तो अलग आदमी है, रामलिंगा राजू को तुम जानते भी नहीं है। हम तो इवन ये बोल के रखे हैं कि नहीं मरेंगे जिस दिन तक बच्चे के नाम पे भी प्रॉपर्टी नहीं जाएगा। 1 रुपया नहीं देंगे बच्चे को। मरेंगे सब बच्चे का है। मरने के पहले बच्चे को दे दिया, लाला हाथ मार के निकाल दिया, तब काहे को? बच्चा ही तो है, दूसरा एंटिटी है कि नहीं, मेरे को छोड़ के अलग है कि नहीं, वो खत्म बात, दी एंड। मैं ये नहीं बोलता कि ट्रस्ट मत करो, पर मैं ये बोलता हूं कि इतना ट्रस्ट मत करो कि उस एक आदमी के गलत डिसीजन से तुम बर्बाद हो जाओ। यू मस्ट नो हाउ टू सेव योर स्किन। सिंपल। सब मेरे, और वो भी बर्बाद है, उसका बाप के पास बहुत पैसा है, वो भी नाटक बेसी करता है। विजयपत सिंह अन्य नाम है ना उस बाप का। हाँ, नाटक बेसी है उसका। पैसा नहीं क्या उसके पास, भरा हुआ पैसा है, सब पैसा चाहिए उसको। खैर मैं ये नहीं बोलता कि उसका बेटा अच्छा कर रहा है, बट मैं ये बोल रहा हूं कि कॉर्पोरेट एंटिटी में बैटन पास होना जरूरी है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपका कॉर्पोरेट नहीं है, वो शेयर होल्डर का भी पैसा है, तो वहां एफिशिएंट आदमी के पास मैनेजमेंट जाना जरूरी है। अनिल अंबानी के क्या नाम, बाप के बाद मुकेश अंबानी के पास आया, मुकेश अंबानी के बाद उसके बच्चों के पास बैटन जाएगा। इट्स फाइन, इट्स ए नॉर्मल प्रोसेस। उस पे खाली चिल्ला चिल्ली करना। एनीवे, लेट्स स्टॉप टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट वर्ल्ड। कोई और दिन हम बात करेंगे आपसे। चलिए यहां आते हैं। एनीवे, आपने क्या सुना होगा किस टीचर से मेरे को नहीं मालूम, बट उस बेचारे की स्टोरी थोड़ी सी अलग थी। प्रॉफिट नहीं, ठीक है, प्रॉफिट दिखाने के चक्कर में वो बर्बाद हुआ। उस बेचारे का सेल नहीं था, वो टैक्स दे रहा है। सोचो, वो सेल नहीं है, उसको सेल दिखा के उस पे टैक्स दे रहा है वो। अब सेल नहीं है, तुम डेटर खड़ा कर दिए, डेटर टू सेल लिख के फॉल सेल बुक कर लिए, क्योंकि तुम्हारे ऊपर प्रेशर है। अब तुम फॉल सेल बुक कर लिए, इनकम टैक्स वाला तो राइट सेल ही मानेगा ना जी उसको। असेट है नहीं, सेल बुक कर लिए,
डेटर खड़ा हो रहा है, अब डेटर खड़ा हो रहा है तो डेटर से कलेक्शन आना चाहिए, डेटर से कलेक्शन आएगा कहां से, डेटर तो है ही नहीं। तो तुम दिखा दिए कि भाई डेटर से कलेक्शन आया, बैंक में एफडी पड़ा है। अब बैंक में एफडी आएगा कहां से, तुम एफडी किए ही नहीं। तो वो साला फॉल्स सर्टिफिकेट जनरेट किया, एक गलती फिर दूसरा फिर तीसरा, होता ही जाएगा ना यार बेचारे का। पर बेचारा भी बोलना ठीक नहीं है, माने बेचारा इज नॉट दैट कि बेचारा, उस तरह से बेचारा नहीं बोल रहे हैं, पर बाकी लोग पैसा मारता है, ये अलग टाइप से मारा, दोनों ही गलत है। जो है साला सच बोलो दुनिया में जाकर के, ये हुआ है भाई साहब, यही कहानी है। झूठ बोलने का नतीजा बुरा होता है, ऐसे थोड़ी बोला जाता है कि झूठ बोले कौवा काटे। छोड़िए, लेट्स स्टॉप। मैं आपको सम बनाने बोला लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट पे, पेज नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन हाँ, मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा 3,92,000 का नुकसान जो हुआ, जब 8 रुपया सत्यम आया, मैं 20,000 सत्यम लिया और उसको 90 रुपए में बेचा। 8 रुपया के बाद वो घूमा वहां से, नहीं समझे, वो 390 में हम 15 लाख रुपए कमाए। बट यस, उस वक्त वो जो नुकसान था वो था। उसके बाद साला उसको मिल गया वो कंपनी, महिंद्रा को, महिंद्रा वाले ग्रुप नहीं है क्या, उसने फिर कंपनी को रिवाइव कर दिया, फिर मर्जर हो गया महिंद्रा के साथ। लिखो, सम नंबर 3 पढ़ो। कर दोगे सोल्यूशन? पक्का? तो सुनो, इस फॉर्मेट में करो। हाँ, ये पूरा फॉर्मेट एकदम एग्जैक्टली प्लीज ऐसा होना जरूरी नहीं है, मैं चाहता हूं आप ऐसा करो। ये आपके कॉपी में है ये वाला एग्जाम्पल, तो फिर वहीं से देखो ना। चलो तुम भी बनाओ, मैं भी बना रहा हूं। तो ज्यादा बड़ा लॉस नहीं है। आप लोग कर रहे हैं कि कर लिए? ओके, करते रहो, जिनका हो गया वो वेट करेंगे।
माई आंसर इज कंप्लीट। जरा देखो तो तुम लोग ये कर पाए क्या? Yes, 60% आया क्या वर्क डन? थोड़ा जोर यस सर करता है एकदम आर्मी मैन के जैसा। 288 का 288 का रेवेन्यू आया। एक्सपेंस क्योंकि 300 का था, 12 का लॉस ऑटोमेटिकली बुक हो गया अपने आप। 8 मुझे अपने हाथ से बुक करना पड़ा, तो नेट लॉस 20 का बुक हो गया। सो कंफर्टेबल है हम लोग ये काम कर। ये सम सबसे ज्यादा आता है, माने लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट का सम। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, माने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बोलते हैं हम, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट के सम ज्यादा आते हैं एग्जाम में। एक और सम है लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट का, सिर्फ फिगर चेंज है। 5 मिनट में तो सम बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाकर दिखाओ। बच्चों ने पूछा क्या सर से कि सत्यम का स्टोरी बताओ? अच्छा, सर ने बताया। ओके ओके, केस स्टडी टाइप से। ओके ओके ओके, नहीं बढ़िया है, बच्चों को जानकारी होना चाहिए। साथ में बच्चों को ये जानकारी ज़्यादा जरूरी है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सत्यम में क्या हुआ इससे ज़्यादा जरूरी है सत्यम जैसा केस तेरे साथ नहीं हो, तुम कैसे बचो। हर बोलते ना हिस्ट्री से सीख लेना जरूरी है। हिस्ट्री पढ़ लेने से कुछ आनी जानी नहीं है। इतिहास दोहराएगा अपने आप को, बोलते ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आप कैसे बचेंगे वो सोचिए। अच्छा सोचिए, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं इस बात को। आप लोग भी 500 रुपया का 4 ठो नोट अगर रहता है, साला 3 ठो 4 ठो पॉकेट में रखते हो ना। दैट इज द आइडिया ऑफ डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। कि एक जगह से चोरी हो जाएगा तो भी बाकी 3 जगह पे बचा हुआ रहेगा। और थोड़ा सा तो एक तो किताब के अंदर भी रहता 22 नंबर पेज में। बच्चे इतना ध्यान देते हैं, वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो मार भाड़ में जाए ध्यान। आप ही लोग तो बड़े होंगे और उसके बाद हाँ, वो लालच, ग्रीड और फियर, दुनिया में 2 ही तो लड़ाई है, और क्या है। डेटा डिसेंट है क्या बेटा कि खराब टाइप का है? इजी है ना? ओके। सर ने कुछ और बात भी बताई क्या जो मैंने बताया उससे हटके? सर को भी नुकसान हुआ क्या? वो तो छोटा होगा उस वक्त यार, उसको क्या नुकसान। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, उस वक्त तो वो छोटा होगा। पढ़ हाँ, मेरा स्टूडेंट अलग बात है। हाँ वही छोटा था वो तो।
ये सब में मार पड़ना चाहिए पीडब्ल्यूसी को। ये साले खत्म लोग वो लोग हैं। नहीं, ट्रू एंड फेयर का सिग्नेचर मारते कैसे हो आप लोग? ऑडिटर को तो ट्रू एंड फेयर का सर्टिफिकेट देना पड़ता है ना बैलेंस शीट को साइन करके। बोलिए, जब साला सेल नहीं है तो तुमको पता नहीं चल रहा है कि सेल नहीं है, तुम डेटर का वेरिफिकेशन नहीं करेगा। एक बैलेंस शीट में सुन ना, इतना बड़ा डेटर है, इतना सेल हो रहा है, तुम ऑडिट करने जा रहे हो, तुम काची का ऑडिट कर रहे हो? क्या करके रहे हो? हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा। ऑडिट में जाओगे, एक तो सेल हुआ है, वो सेल क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करोगे कि डेटर है कि नहीं है? फोन नहीं करोगे डेटर को एक बार? उसके घर आदमी नहीं भेजोगे? वहां से स्टेटमेंट नहीं मंगाओगे ऑडिट में? पीएनबी में ऑडिटर चोर नहीं है। ये सब छोड़िए आप, मैं एक एक चीज के बारे में बात नहीं करना चाहता ऐसे, बट हमको तो मेरा जात भाई लोगों से ज्यादा प्रॉब्लम है, सीए लोगों से। ये साले अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं निभाते ठीक से। कितने का टोटल लॉस आया तुम्हारा? हाँ, मैं क्रोर्स में लिख रहा हूं, तुम लैक्स में लिखो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। हो गया ठीक से? ये मेरे आंसर्स हैं, अच्छे से देख लो मुन्ना। हो गया पढ़ना? हो गया सम, मैं मूव करूं आगे। अच्छा देखिए, एक और लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट का सम है, उसके पहले हम आपको दो चीज बताना चाहते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जैसे आप काम करते हो, जैसे मान लो लार्सन एंड टूब्रो हम हैं और हम आपके लिए कुछ काम कर रहे हैं, हम गेटिंग द वर्क डन फॉर यू, ठीक है? तो हम आपके ऊपर बिल भी रेज करेंगे, अब कुछ काम होता जाएगा, पैसा कहां से लाएंगे हम? ऐसा तो है नहीं कि जितना भी लोग कॉन्ट्रैक्ट काम कराएगा सारा खर्चा हम करेंगे और बाद में हम तुमसे पैसा लेंगे, ऐसा तो है नहीं। काम होता जाता है, पैसा हाँ आप लोग देते जाएंगे, हम आपके ऊपर बिल रेज करते जाएंगे, आप पैसा देते जाएंगे। अब हम आपके ऊपर बिल रेज कर रहे हैं और काम ही हुआ नहीं है, तो आप भी तो वो चेक करना चाहेंगे, नहीं समझे? काम हो, खर्चा मेरा लगा हो, हम आपके ऊपर बिल रेज करें, समझ में आता है सब कुछ स्टोरी। लेकिन मान लो हम करप्ट हैं, तो हम बिल रेज कर दिए और काम अभी तक हुआ नहीं, तो आपके पास क्रॉस चेक करने का क्या तरीका है? आप लोग एक्सपर्ट से क्या
एक्सपर्ट से क्या काम हुआ है उसको सर्टिफाई कराना चाहते हैं। क्या बोला, फिर से बोलो। एक्सपर्ट से क्या काम हुआ है उसको सर्टिफाई कराना चाहते हैं। नहीं समझे? तो एक कॉन्सेप्ट आता है वर्क सर्टिफाइड का। क्या बोलिए फिर से? वर्क सर्टिफाइड का। तो अगर वर्क सर्टिफाइड का डेटा दिया हुआ है तो आप ये समझना कि काम हो चुका है और सर्टिफिकेट भी मिल गया एक्सपर्ट से। लेकिन मान लो मेरा काम हुआ 50 लाख का, 50 लाख हम तुम्हारे लिए काम की तरह बिल्डिंग के पीछे, हाँ, और जो सर्टिफाई करने वाला बंदा था वो मेरे पास आया था 22 मार्च को। नहीं समझे? तो 22 मार्च के हिसाब से उसने, मैंने 50 लाख खर्चा किया है पर उसने सर्टिफिकेट 45 लाख का दिया, क्योंकि मैं 22 मार्च से 31 मार्च तक जो काम कर किया उसका वो तो हमको सर्टिफिकेट नहीं दिया, वो तो 22 मार्च तक का सर्टिफिकेट देगा ना, और हम तो 31 मार्च को अपना पीएल बनाएंगे ना जी। तो देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। क्या बोलिए? वर्क अनसर्टिफाइड। तो क्या मेरा वर्क अनसर्टिफाइड मेरा खर्चा नहीं है? बोलिए, वो भी तो मेरा खर्चा है ना। तो वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड इज द टोटल कॉस्ट दैट आई हैव इनकर्ड। अच्छा, कई बार ना बच्चों वर्क सर्टिफाइड के फिगर में प्रॉफिट एलिमेंट भी इंक्लूड हो सकता है। अगर कुछ क्वेश्चन पेपर नहीं दिया, जैसे अपन नहीं बोलते सेल माइनस जीपी इक्वल टू कॉस्ट, तो अगर वर्क सर्टिफाइड सेलिंग प्राइस पे दिया हुआ है तो उसका कॉस्ट प्राइस तुमको निकालना पड़ सकता है। हम लोग आपको अकाउंट्स के क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं देंगे, पर कॉस्टिंग में या कोई दूसरा क्वेश्चन पेपर में ये आ सकता है, तो इसको लेके थोड़ा ध्यान दे देना। नाउ द आइडिया इज, अगर कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट सीधा लिख के नहीं दिया, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड मिलाकर पता कर लेना कि टोटल कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट कितना है। और वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? गुड। 2 नंबर क्वेश्चन को देखो। लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है कि प्रॉफिट है? देखे नहीं ना, देखो एक बार। टोटल हम कितना खर्चा कर चुके? 1500। और कितना खर्चा मेरा लगने वाला है? और 1750 लगने वाला, माने मेरा टोटल लगने वाला है 3250। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है? भैया ह्यूज लॉस है, बाकी सारे से बहुत ज्यादा लॉस है। हाँ तो ठीक है, अपना काम इस 4 डेटा से हो जाएगा। 5वां और 6ठा डेटा क्यों दिया हुआ, आई विल टॉक, मेरा इसके बाद का डिस्कशन वही है। इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, पर बाकी क्वेश्चन में इसका रेलेवेंस आ सकता है। चलो आप लोग इसको सॉल्व करके दो। अच्छा, इन्होंने मांगा क्या क्या वो भी देख लो। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, तो वो तो पीएल बना के निकलेगा। और क्या मांगा है? कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, तो वो तो मैं बता ही दिया, दोनों को जोड़ के निकलेगा। और क्या मांगा है? रेवेन्यू, वो तो पर टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को परसेंटेज वर्क डन से मल्टीप्लाई मारोगे तब निकलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
बड़ा गंदा सा परसेंटेज वर्क डन आया है। 46 ले लो राउंड ऑफ में, ले रहे हो क्या पूरा? ले लो। अब परफेक्शनिस्ट लोगों के पाला पड़ा है तुम। लेकिन पैसा नहीं लिखेंगे भाई साहब, 2400 में पूरा ही लिखेंगे। 2400 इंटू 46.15 जब आएगा उस समय राउंड ऑफ करेंगे प्लीज। बाकी आप लोग करते रहो, सब मार्क्स कुछ मिलता नहीं एक्स्ट्रा और कटता भी नहीं है कुछ भी। 1108 7.6 लिखो तुम, हम 8 लिख रहे हैं। हाँ बढ़िया है, सब अच्छा लगना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं वो ठीक है, वो मुझे मालूम है, स्टूडेंट लोगों को इतने साल से पढ़ा ना, मुझे मालूम है उनको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की, भाषण नहीं सुनेंगे। सम जितना बनवा लो हमसे, 3 चार्ट और बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो लिखा हुआ नहीं पढ़ेंगे, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके कारण लॉ में, ऑडिट में, EISM का पेपर है, IT का पेपर है, सब में प्रॉब्लम होती है। इकोनॉमिक्स में बैंड बजा हुआ रहता है बच्चों का, पढ़ना ही नहीं चाहते कुछ, खाली सम बनाएंगे, खाली सम बनाएंगे। कैसे चलेगा? सिलेबस में सब कुछ है ना बेटा। ये सब 4 से 5 मार्क्स का है। वो जो एक पहला बड़ा वाला सम आया था ना, जिसमें 3 साल की अकाउंटिंग किए थे, वो 8 या 10 मार्क्स का आएगा। ये 4 से 5 मार्क्स का। कोई प्रॉब्लम नहीं मेरा बच्चा, कोई इशू नहीं। और कुछ मत पूछ, मैंने बोल दिया जो बोलना था। उसके बाद तू फालतू सवाल पूछेगा जो मैं जवाब देने के मूड में नहीं हूं। कोई दिक्कत नहीं, इन सब बातों से कोई मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलता, कट नहीं होता। इस बार सेकेंड ग्रुप से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। इस बार ऐसा हुआ है कि काफी सारे चैप्टर्स कट कर दिए गए हैं और काफी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ग्रुप 2 में ऐड कर दिए गए हैं। 4 नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ग्रुप 2 में डाला गया है। तो ना देयर इज ए फीलिंग कि AS से ज्यादा मार्क्स कवर होगा। और कुछ चैप्टर्स कट करके खाली एक तो पार्टनरशिप उधर डाला है। तो ऐसे भी AS का वेटेज थोड़ा एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में बढ़ जाएगा। बट मिनिमम 20 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही है। जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का, ये सब में नहीं है। हाँ वही मेरे सब्जेक्ट में नहीं, बाकी कहीं होगा, हम दिमाग नहीं लगाते हैं। छोड़िए, पहले ये बताइए, आप समझ गए एक स्टोरी। अब ना बच्चों, अपन तीसरी, टोटल 4 स्टोरी है, अपन तीसरी स्टोरी में जा रहे हैं। एंड दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेस बिलिंग। क्या प्रोग्रेस बिलिंग क्या होता है ना बच्चों, जैसे जैसे काम होता जाता है कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी के ऊपर, वैसे वैसे बिल रेज करता जाता है। कॉन्ट्रैक्टर अगर कॉन्ट्रैक्टी को बोलेगा ही नहीं कि तुम इतना पैसा मेरे को दो, तो कॉन्ट्रैक्टी पैसा देगा कैसे? तो कॉन्ट्रैक्टर का बोलने का तरीका है कि वो बिल रेज करके, इनवॉइस आप नहीं बोलते हो क्या, जैसे माल खरीदते हैं तो इनवॉइस नहीं होता है क्या, वैसे इनवॉइस रेज करके वो सामने वाले के मेल पे फॉरवर्ड कर देता है। कौन?
कॉन्ट्रैक्टर। जैसे मैं तुम्हारे लिए घर बना रहा हूं तो जैसे जैसे काम होता जाएगा मैं तुम्हारे ऊपर बिल रेज करता जाऊंगा। क्लियर? अब जब हम बिल रेज करेंगे तो उस पर्टिकुलर चीज का नाम है प्रोग्रेस बिलिंग। अच्छा, हम जो बिल रेज कर रहे हैं वो मेरा रेवेन्यू नहीं है, रेवेन्यू मेरा यही है। नॉर्मली क्या होता है, बिल रेज हो गया तो वही सेल हो जाता है। यहां पे वो सेल नहीं है, ये परसेंटेज वर्क डन से सेल निकलता है। हेलो, पीसी मेथड से सेल निकलता है, रेवेन्यू यही रहेगा। बिल ज्यादा रेज हुआ या बिल कम रेज हुआ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में बाकी जो कैश सेल होता है, क्रेडिट सेल होता है, उसमें बिल को ही सेल बोलते हैं। बोलिए हाँ, लेकिन ये स्टोरी थोड़ा अलग स्टाइल का स्टोरी है। इसमें प्रोग्रेस बिलिंग कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी किस तरह से एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग कैसा है। तो मान लो ना बच्चों, ये काम मैं आपके लिए कर रहा हूं, ये काम मैं आपके लिए कर रहा हूं, और मैंने मान लो आपके ऊपर प्रोग्रेस बिल रेज किया अभी तक 1040 का। सर क्या रेज किए? बिल रेज किए। सर 1040 ही क्यों रेज किए? ऐसा ही मेरा सिस्टम है। सर पैसा तो हम लोग आपको 2400 देंगे ना। हाँ दोगे, पर तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दोगे ना। हम तुमसे पहला दिन 2400 मांग लेंगे तो भी तो दिक्कत ना, वो भी तो गलत है सर। रैपो भी तो एस्टेब्लिश करना है। बिजनेस में खाली चढ़ के थोड़ी रहना है। तो हमने तुम्हारे ऊपर 1040 का बिल जनरेट किया। कितना? 1040। और हम पीएल में इनकम कितना लिख रहे हैं? इसको देखो, इसको देखो, देख के आराम से बोलो। 1108। तो आप बोलेंगे अनबिल्ड रेवेन्यू। क्या बोलेंगे? अनबिल्ड रेवेन्यू। नहीं समझे? पहले बताइए, अनबिल्ड रेवेन्यू समझे कि नहीं? वो भी मेरा असेट है कि नहीं बताओ? वो पैसा भी मुझे तुमसे मिलेगा, हाँ या ना बताओ? सो नाउ यू गॉट टू न्यू कॉन्सेप्ट। वन इज ऑफ प्रोग्रेस बिलिंग एंड वन इज ऑफ अनबिल्ड रेवेन्यू। आर यू क्लियर? अब आइए और एक चीज, ये सब थियोरेटिकल बातें हैं, ये सब डिस्क्लोजर्स के काम आते हैं। मतलब पूछता नहीं है इंस्टीट्यूट आप लोगों से, लेकिन डिस्क्लोजर्स के काम आते हैं। जो नोट्स ऑन अकाउंट्स बनता है उसके काम आते हैं। अच्छा, अब मान लो मैंने 1040 का आपके ऊपर बिल रेज कर दिया आपने, लेकिन मेरे को अभी तक धीरे धीरे करके पेमेंट 1000 ही किया है। अरे कोई दिक्कत नहीं, दिख जाएगा। कौन सा भाग जाएंगे इतना छुपा के? बोलिए, 1000 का ही आपने मेरे को अभी तक पेमेंट किया है। नहीं समझे? आप हमको पेमेंट अभी तक 1000 ही किए हैं। तो 40 इज योर रिटेंशन। क्या? रिटेंशन। आपने रिटेन किया है पैसा। थोड़ा आप लोग रोक के पैसा देते हैं, इसीलिए साला हम लोग बिल भी ज्यादा बनाते हैं। मालूम है सामने वाला थोड़ा तो रोकेगा ही। ये सिंपल, जो बड़ा बाजार का दुकानदार का कहानी। मालूम है सामने वाला बार्गेनिंग करेगा ही करेगा। तो 40 का माल पहले ही 70 बोल दो, वो भी खुश, तुम भी खुश। ऐसे 30 में देते हो, पहले से 70, 40 ले, 20 रुपया 10 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो सिंपल स्टोरी, बट ठीक है। सो 40 इज, जल्दी, 40 इज रिटेंशन। रिटेंशन। और अगर आप 1040 की जगह हमको 1050 दे दिए, यस, 10 इज एडवांस। तो एडवांस कितना है, रिटेंशन कितना है, प्रोग्रेस बिलिंग कितना है, सबका नोट्स में डिस्क्लोजर देना पड़ता है। ये जो अभी तुमको जितना भी बात बता रहे हैं, दे ऑल आर फॉर डिस्क्लोजर पर्पजेस। दे ऑल आर फॉर डिस्क्लोजर पर्पजेस। पॉइंट क्लियर है? प्रोग्रेस बिलिंग का स्टोरी समझ में आया? गुड। अब एक तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और वो है ये देखो। ये NA इज नॉट अवेलेबल, नॉट एप्लीकेबल नहीं, नॉट अवेलेबल।
सर हो क्या रहा है? कुछ नहीं, तुम और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। नहीं, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, प्लेन कॉन्ट्रैक्ट है, वही वाला है जो हम पढ़ा रहे हैं, वही कॉन्ट्रैक्ट है। सर क्या हुआ? तुमने बोला एक तो बिल्डिंग बनवाओ, फोन किया तुमने मेरे को, मान लो तुम और मैं दोस्त हैं, एक ही एज के हैं, तुम भी पैसे वाले हम भी पैसे वाले हैं, प्रॉब्लम कहीं पे नहीं है, तेरे भरोसे पे मेरे भरोसे पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो इश्यू। तुम बोला काम चालू कराइए, मैं बोला करवाते हैं, काम चालू हो गया, हम 400 लाख रुपए खर्चा कर दिए तेरे कॉन्ट्रैक्ट पे, और कितना खर्चा होगा नहीं मालूम। सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फाइनल ही नहीं हुआ अभी तक, कुछ बात ही नहीं हुआ। सर ऐसे काम चालू करवा देते हैं, दोस्ती यार ये कुछ भी कर देंगे, लेकिन लार्सन एंड टूब्रो ऐसा काम नहीं करेगा, उसको शेयर होल्डर को जवाब देना पड़ेगा। नहीं समझे बात को? उसको ऑडिटर्स को जवाब देना पड़ेगा, उसका बहुत लोगों का पैसा लगा हुआ है। पर अगर हम एक तो सोल प्रोपराइटर, आई कैन डू एनीथिंग विथ माई मनी ना। बाहर में जाए बिजनेस हम लोग को। तुम ये बात कर ठीक है कि नहीं पहले ये बता, डेटा ठीक है कि नहीं हमको ये बता। सर करेंगे क्या इसमें तुम बता। सर कुछ नहीं कर पाएंगे, बोलिए इसमें सर कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी फाइनल नहीं है, फर्दर कॉस्ट कितना लगने वाला वो भी फाइनल नहीं है, पता भी नहीं चल रहा कॉन्ट्रैक्ट में लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। हाँ बोला एक ही चीज क्लियर हुआ, दोस्ती अच्छा है। रेस्ट एश्योर्ड रहिए सर, प्रॉफिट होता है जब आप सामने वाले पे इस तरह से भरोसा रख के काम करते हो। ऐसा आप कुछ ही लोगों के लिए करते हो, और जिन कुछ लोगों के लिए आप ये काम करते हो वो भी किसी भी एक्सटेंट तक जाएंगे आपको पैसा देने के लिए, वो आपका पैसा नहीं मारेंगे। तभी तो आप ये काम कर रहे हो, आपको भी तो मालूम है ये चीज। नहीं समझे अभी भी? मैं आपको एक बात बताता हूं और ये सच बोल रहा हूं। क्या लगता है आपको, हम तो 25 साल हो गया, 22-25 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते, पैसा तो होगा ही। बहुत सारे लोगों को दिए भी होंगे, जरूरत का, ये का, उसका, दोस्ती का, यारी का। कितना पैसा मेरा डूबा होगा आज तक, दिया हुआ कितना पैसा डूबा होगा? आपको लगता है 10 लाख एक बड़ा अमाउंट है मेरे लिए? 10 लाख इज ए स्मॉल अमाउंट। हाँ, लोगों को जब ये बात मैं पूछता हूं तो लोगों का हिसाब होता है 15 करोड़ 12 करोड़। मेरा आज तक 2 लाख रुपया डूबा है, सिर्फ एक आदमी को पहचानने में मेरे से गड़बड़ हुआ है। मेरी पूरी जिंदगी में हम नहीं, वो तो स्टॉक मार्केट का लॉस है, दैट इज माय इन्वेस्टमेंट लॉस। डूबा पैसा मतलब समझ रहे हैं, माने आदमी के ऊपर हम भरोसा किए और वो मार लिया पैसा। मेरा अंडरस्टैंडिंग लोगों का इतना अच्छा है, हम इसी पे बोस्ट करते हैं हमेशा, कि हमको अगर लगता है कि आदमी भरोसे के लायक नहीं है, आई डोंट डू बिजनेस डीलिंग विथ हिम, आई डोंट डू, खत्म बात। रिश्तेदारी रहेगा सब ठीक है, तुम पैसा मांगोगे मेरे पास नहीं रहेगा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? एंड इट्स वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। सिर्फ 2 लाख रुपए डुबाए हम। आप समझ पा रहे हो? नहीं वो ठीक है, वो मेरा नहीं डूबेगा, हमको मालूम है। लेकिन जिनके ऊपर ट्रस्ट है उनके पास कितना पैसा हम दे रखे हैं वो मेरे को हिसाब भी नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? वो वही पैसा ला करके देता है, हम नहीं मांगते उससे। ये डिफरेंस है सर। बट एनीवे, आप लोग इस तरीके से काम मत करना, मेरा तरीका अलग है काम करने का, आप लोग अपना अलग रखिएगा। आइए, ऐसा सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ सम्स। सुनिए, इसके लिए एक अलग पैराग्राफ है इंस्टीट्यूट के AS7 में। इंस्टीट्यूट बोलता है अगर आउटकम प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस को बोलते हैं, अगर आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रिलायबली एस्टिमेटेड, क्या फिर से, अगर आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रिलायबली एस्टिमेटेड, which happens in these kind of circumstances,
विच हैपन्स इन दीज काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस। तो आईसीएआई का बोलना है कि जितना खर्चा इनकर हुआ है ना, जितना खर्चा इनकर हुआ है उतना रेवेन्यू बुक कर लीजिए। क्या? जितना खर्चा इनकर हुआ है उतना रेवेन्यू बुक कर लीजिए, नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में छोड़ दीजिए। जब ये डेटा सामने आ जाएगा तो परसेंटेज कंप्लीशन मेथड जब लगाएंगे क्यूमुलेटिव अप्रोच से तो अपने आप आंसर आ जाएगा। भाई ये तो कुछ सालों तक ऐसा रहेगा ना, 1 साल 6 महीना 2 साल, उसके बाद तो डेटा सामने आने लग ही जाएगा। और जब डेटा सामने आने लग जाएगा उस वक्त ये सारा चीज अपने आप क्लीन अप हो जाएगा। तब तक आप अपने आप को नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में छोड़ के रखो, जितना खर्चा हुआ उतना रेवेन्यू लिख के रखो, बिकॉज इसके अलावा और कुछ किया भी नहीं जा सकता है। देयर इज नो स्कोप ऑफ डूइंग एनीथिंग, I mean, you cannot do anything here. Clear? So, concluding remarks. अगर इस तरह का सिचुएशन हो जहां पे डेटा इतना नहीं हो कि जिससे हम ये पता कर पाएं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरे को क्या होने वाला है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन द आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी reliably estimated, then the total cost incurred should be equated as total revenue and your situation in the P&L will be no profit no loss. अच्छा बच्चों, ये सिर्फ इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। I must be running hundreds and hundreds of contracts, नहीं समझे? बाकी कॉन्ट्रैक्ट में सब में वो सब डिटेल आ रहा है और सबका डेटा मिल करके, बच्चे 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, सबका डेटा मिल के पीएल में जाएगा। ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप तो एक कॉन्ट्रैक्ट का खाली पीएल बना रहे हो। सच्ची में एक कॉन्ट्रैक्ट का पीएल नहीं बनता है, सारे कॉन्ट्रैक्ट का मिला करके एक पीएल बनता है। कन्विंसिंग लगा ये लेक्चर? क्लियर कट समझ में आ गया? वेरी गुड। अच्छा, अब आइए एक 5वां पॉइंट में, 5वां लेक्चर में, जो बुक में अलग से कहीं भी नहीं है लेकिन डिस्कशन में लगता है कि होना चाहिए, तो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। हाँ, इस डिस्कशन को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंटिंग कैसे होना चाहिए। किसका? मैंने आपको बोला था कॉन्ट्रैक्ट 2 तरीके के होते हैं, एक फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और एक कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों, जितना भी सम हम लोग क्लास में बनाए, जितने भी एग्जाम्पल हम लोग किए, सर में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इक्वल टू लिखा हुआ रहता था और उसमें अमाउंट रहता था। बोलिए हाँ या ना। अब हम आपको डिस्कशन कर रहे हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो आज के दिन एक नॉन एग्जिस्टेंट, डायनासोर टाइप जैसे नॉन एग्जिस्टेंट, ये वैसा ही कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट एक नॉन एग्जिस्टेंट टाइप कॉन्ट्रैक्ट है। किसी को इस बात पे अब भरोसा नहीं है, बट फिर भी पढ़ते हैं। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, ये भी बढ़िया है। मान लो आपके लिए एक बिल्डिंग बनाएंगे हम। हाँ, आपके पास एक जमीन है, मान लीजिए 22 नंबर एनएससी बोस रोड में। आपने बोला यहां पे सर एक 4 स्टोरीड बिल्डिंग खड़ा करना है। बड़ा बिल्डिंग आप लोगों को कंस्ट्रक्ट करवाना है मेरे से और मैं तुम्हारे लिए काम करके दूंगा। बात ये 5 मिनट 5 मिनट रुक जी, बस ये खत्म हो जाए, उसके बाद खत्म ये लेक्चर। 4 स्टोरीड बिल्डिंग खड़ा करके देना है, मैं तुम्हारे लिए बिल्डिंग खड़ा करके दूंगा। स्टोरी ये हुआ कि कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट लगेगा। अब कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा ध्यान से, हाँ, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम कॉस्ट में वो सब कॉस्ट भी जोड़ दिए कि मेरे घर में दिवाली का पूजा हुआ उसमें 12 लाख रुपए लगा, बच्चा का शादी हुआ उसका 13 लाख, वो भी तुम कॉन्ट्रैक्ट से ही दे मेरे को, नॉनसेंस है ना। तो इसका मतलब डेफिनेटली तुम लिखवाओगे कि विच आर दी कॉस्ट जिसका तुम रीइंबर्समेंट करोगे, बिकॉज कॉस्ट के ऊपर प्लस करके तो रीइंबर्स करोगे तुम मेरे को। तो कॉस्ट तो पूरा वो होना चाहिए एकदम, मतलब जिसको क्या बोलते हैं, जॉटेड डाउन कॉस्ट होना चाहिए कि यही कॉस्ट हम रीइंबर्स करेंगे। बोलिए यस और नो, क्लियर है? तो कॉस्ट कौन सा तुम रीइंबर्स करोगे वो पूरा एकदम नोटेड डाउन रहता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में, जिससे कॉन्ट्रैक्टर के पास ये स्कोप ना रहे कि वो तुमको बेवकूफ बना सके। ठीक है, मान लीजिए बच्चों ध्यान देना, मान लीजिए मेरा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग कैसे होता है आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप अभी लिखिएगा मत, एक बार सीखिए पहले। मान लीजिए मेरा कॉस्ट इनकम टिल डेट है 600,
कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट है 600। मेरा फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट लगेगा 400। मेरा टोटल कॉस्ट लगेगा 1000। ठीक है। ये जो कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट है ना, इसमें से रीइंबर्सिबल कॉस्ट है 592। सर क्या मतलब? 8 लाख रुपए ऐसा खर्चा हुआ है रे जो तेरे और मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में नहीं है, पर खर्चा तो हुआ है मेरा। ऑब्वियसली हम ऐसे खर्चों को मिनिमाइज करेंगे। जो खर्चे नोटेड में नहीं है हम उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो 600 लाख का खर्चा में 8 लाख रुपए ऐसा हो ही सकता है, वो हम लोग प्रॉफिट से निकालते हैं, हम लोग के प्लस से निकलता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको इशू मत बनाइएगा। और ये जो मैं फर्दर खर्चा तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में करूंगा वो पूरा रीइंबर्सिबल है 400 लाख। तो मेरे को तुमसे 992 लाख रुपीस रिकवर हो जाएगा। जल रहा बत्ती? और प्लस मैं 30% प्लस की कहानी में हूं। तेरे से मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दैट इज कॉस्ट प्लस 30% एंड यू हैड अग्रीड अपॉन दैट। हाँ, तो हम 992 में 30% और जोड़ेंगे। 992 प्लस 30% 298। रॉन्ग है ऐसा? 992 इंटू 30 297.6 आ रहा। टोटल बता, कम ही तो कर रहा, रुको ना। 0 9 राउंड ऑफ करते हैं हम लोग। हाँ, 1290। प्लीज ये राउंडेड ऑफ है, बहस मत करना फालतू में। 1290 लाख रुपया इज व्हाट? यस, इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिटरमाइन करना इज द टास्क। इसके बाद तो सब कुछ वैसे ही होगा जैसे सम्स में हुआ था। 5 सम बनाए थे तो उसमें जैसे हुआ था वैसा ही होगा, बट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिटरमाइन करना इज दी टास्क। और उसमें यह पता करना कि इस कॉस्ट इनकट टिल डेट में रीइंबर्सिबल कॉस्ट कितना है, फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट में रीइंबर्सिबल कॉस्ट कितना है, प्लस मार्जिन कितना है। उससे जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकला दैट इज द डिटर्मिनेशन, दैट इज मेन। अब इधर देख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ गया 1290। अब इसका सम बना दे, हो गया, इसको छुपा ले। दिस इज बेकार ना, यही इंपॉर्टेंट था सबसे। अब ये बेकार हो गया, बोलिए क्यों हो गया इसका काम? बिकॉज हमको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही तो ढूंढना था। ये रहा, मिल गया मेरे को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, खत्म। अब मेरा सम बन जाएगा। बोलो कैसे बनेगा? बोलो बोलो कैसे बनेगा? सर पहले परसेंटेज वर्क डन निकालेंगे। क्या भाई क्या? 600 बाई 1000 60%। 1290 पे 60% मारेंगे। रेवेन्यू आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया, खत्म हो गया, काम खत्म, अपना सम बन गया। बोलिए हाँ या ना? सो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंटिंग ऐसे होता है। डिफिकल्ट था कि इजी था? इजी था। लेकिन परसेंटेज कंप्लीशन मेथड कॉस्ट प्लस में भी लगता है। क्या बोला फिर से? परसेंटेज कंप्लीशन मेथड कॉस्ट प्लस में भी लगता है, उसके लिए कोई अलग मेथड नहीं है। एंड दिस इज हाउ इट गेट्स डन। बनाना चाहोगे इस सम को? लिखना चाहोगे अपनी कॉपी में? कंप्लीट करें फिर इस सम को? लिखो। हेडिंग दे दो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ये डेटा लिखो। ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मत लिखना, बस ये 3 डेटा अभी लिखोगे, उसके बाद हमको बोलना है। हाँ रुक जाओ, सबको लिख लें दो बच्चों। बस 1000 आ गया कॉपी में।
अब नीचे लिखो द कॉन्ट्रैक्ट वॉज अ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट the contract was a cost plus contract where the contractee will pay the defined cost will pay reimburse बोलते हैं उसको will pay the defined cost plus 30%. The defined cost plus 30%. Full stop. Out of 600 of cost incurred till date, out of 600 of cost incurred till date, only 592 was reimbursable. Only 592 was reimbursable. Full stop. Further cost was entirely reimbursable. Further cost was entirely reimbursable. Clear? अब नीचे लिखो फाइंड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड प्रिपेयर द P&L. फाइंड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड प्रिपेयर द P&L. ये हो गया क्वेश्चन. अब आप नीचे सॉल्यूशन लिखो. रीइंबर्सिबल कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, ये वाला कॉपी करना है पर सजा के, मैं जैसा वर्ड बोलूंगा वैसा. सॉल्यूशन लिखो. रीइंबर्सिबल कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, $592 डैश करके लिखो आंसर में 592. उसके नीचे लिखो रीइंबर्सिबल फर्दर कॉस्ट. ये लिखो 400. नीचे टोटल कर दो 992. नीचे करो प्लस 30%. अच्छा ये 30% ना फिक्स मार्जिन भी हो सकता है. हम बोले हम 300 लाख लेंगे, हम 500 लाख लेंगे, हम लेंगे अपना. प्लस 30% की जगह जो अमाउंट आया ना 298, ये डायरेक्टली 300 लिखा हुआ भी हो सकता है. प्लस का मार्जिन परसेंटेज में हो ये जरूरी नहीं है, कैसे भी हो सकता है वो. हाँ ये मेरा पूरा प्रॉफिट ये नहीं होगा. रीइंबर्सिबल जितना नहीं होगा वो तो लॉस ही होगा ना मेरा. जो नॉन रीइंबर्सिबल अगर मेरा बहुत बढ़ गया तो मेरे को इतना प्रॉफिट नहीं होगा ना, इससे कम प्रॉफिट होगा ना. फिर कितना आया बच्चों? 298 जोड़ दो और 1290 के पीछे में लिख दो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. अब अपना सम सॉल्व करो नॉर्मली जैसे करते हो. मैं भी लिख रहा हूं, तुम भी लिखो.
यस, कॉस्ट इनकट 592 नहीं है, रीइंबर्सिबल 592 है। वो जो रुपया देगा हमको वो 592 के बेस पे देगा। मेरा जो खर्चा लगा हम तो अपने पीएल में लिखेंगे ना जी, तो बाकी फिर 8 लाख हम कहां लिखेंगे? मेरा तो खर्चा 600 लाख हुआ है। अगर हम पीएल में 592 लिखेंगे तो बाकी 8 कहां जाएगा मेरा? उसका भी तो एंट्री टू बैंक करके हुआ होगा मेरे बच्चे, कहां भेजूं उसको? मेरे को इनकम कम होगा, एक्सपेंस तो मेरे को पूरा ही लिखना पड़ेगा ना जितना हुआ है। डिड यू गेट इट? ये पूरा समझ में आ गया? अच्छा, अब अपने एक लास्ट माने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये भी डिस्क्लोजर है एक तरह का। इसको बोलते हैं ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स या ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर्स। ठीक है, कॉपी में लिखिए, ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम ऑब्लिक ड्यू टू कस्टमर्स। जाना है? हाँ, निकल जा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मेरे यहां क्लास के बीच से निकलना कोई इशू नहीं है, मेरे को बिना बोले आप निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिन सारे बच्चे निकल जाना, हमको भी छुट्टी मिल जाएगी। क्या लिखा? ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम ऑब्लिक टू, हाँ, कस्टमर्स। इसको ना हम एक एग्जांपल देकर के आपको समझा रहे हैं। बच्चों बोर्ड पे देखो कैसे फेंका, देख कहां गिरा, फेंका कैसे है वो तो देख। ये कॉपी करो तो। सॉल्यूशन करने मत लग जाना, इसमें मैं कुछ लिखाऊंगा अभी। हाँ, डेटा चेंज होंगे बेटा आपके सॉल्यूशन में। हाँ, 1300। ठीक है, नीचे लिखो इन द अमाउंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। हाँ, मैं रुक जाता हूं, आराम से लिख लो, कोई हड़बड़ नहीं है, लास्ट टॉपिक है। हाँ, आज छुट्टी दे दूंगा, पर इसको खत्म करके तो होगा ना। अच्छा लगा आपको A7 पढ़ के? ओके, लिखो कॉस्ट इनकर्ड टिल, क्या लिखा? इन दी amount of cost incurred till date 10 lakh 10 was included, which is cost incurred for future activity. हाँ, 10 was 10 तक लिख दिए थे। in the amount of cost incurred till date, ये जो 610 है, कॉमा करके लिखोगे 10 was included, 10 amount 10 was included, which is cost incurred for future activity, and this is not included in FCTC। पहले पूरा टाइम ले लो। एक्चुअल में आपको इसका ट्रीटमेंट नहीं पढ़ाना है, मेरे को ये आता है आप लोगों को, ये मैं पहले टेस्ट कर लिया तुम्हारा, ये नहीं पढ़ाना है, इसके बाद कुछ पढ़ाना है, पर उसमें इसका रोल है बोल करके ये एग्जाम्पल दिए हैं। चलिए बताइए कुछ, आप अपना काम कैसे करेंगे? सर 610 को करेंगे 600, 390 को करेंगे 400, एकदम क्लियर है। ये काम करके आप चीजों को जहां तक ले जा सकते हो ले जाओ, फिर हम आपको लास्ट में बताएंगे क्या स्टोरी है। लेके जाओ।
हाँ बेटा, रंजन ने तुम लोगों को बोला क्या कि मैं उसका टीचर था? हाँ। कौशल सर कौन है रे? ओके, नहीं जानते फाउंडेशन के टीचर लोगों को। यंग बच्चे लोग जितना भी पढ़ाते हैं, यंग मतलब मेरे से छोटे जितने भी पढ़ाते हैं, वो सारे मेरे स्टूडेंट ही हैं। सिद्धार्थ अग्रवाल, मोहित अग्रवाल है, अमित बच्छावत पढ़ा था ना लॉ, सब मेरे स्टूडेंट हैं। विवेक सोनी मेरे से नहीं पढ़ा। नहीं बच्चा है, कहाँ मेरे साथ का है, छोटा है मेरे से, बहुत छोटा है। हाँ रे बाबा, उसके सारे दोस्तों को मैंने पढ़ाया है, उसके जितने दोस्त हैं सब मेरे स्टूडेंट हैं, सिर्फ वो नहीं है। क्यों, तो मैं उसको बोलता रहता हूं कई बार, तो क्यों नहीं आया मेरे पास। और उसके जितने भी दोस्त हैं, सेंट जेवियर्स में पढ़ता था वो बंदा, विवेक सोनी सेंट जेवियर्स का स्टूडेंट है। तो उसके जितने भी फ्रेंड है अभी आएंगे मेरे पास, शनिवार को हम लोग मिलते हैं सारे। उसके दोस्त नहीं है, वो सब मेरे दोस्त हैं अभी। ठीक है, तो वो लोग सब 2000 में उन लोगों ने सीए इंटरमीडिएट दिया, ईयर 2000 नवंबर, और 2002 में सीए फाइनल दिया उन लोगों ने। मेरे से कम भी ये लोग 7-8 साल छोटे होंगे, अभी 40 साल भी नहीं हुआ होगा इन लोगों को। 39, 40, 39, मैं हो गया 47 का। 7-7 साल छोटे होंगे। वैसे विवेक देखने में मेरे से बड़ा लगता है, हम स्मार्ट है ना। सुनो नाउ ये सब थोड़ा हंसाने के लिए बोलते हैं, इससे ज्यादा कुछ मत समझ लेना। इट्स नॉट दैट कि आई एम बोस्टिंग ऑफ माई सेल्फ, नथिंग लाइक दैट। तो उसके सारे दोस्त लोग मेरे पास पढ़ने आते, तो मैं कई बार विवेक को बोलता हूँ तुम क्यों नहीं आया? बोला सर बस ऐसे ही नहीं आए। अब कितना बार बोलेंगे आप ये वाला बात। सो वो लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं आज के दिन, सब स्टूडेंट थे मेरे, लेकिन दे आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइंड। इवन मैं अगर बाहर जाता हूँ, उसी बैच के बच्चे लोग जिस बैच में विवेक सोनी पढ़ता था, मैं कहीं बाहर गया, मान लो मैं बॉम्बे गया, या मान लो मैं कहीं भी गया, दुबई में भी हैं, लंदन में भी हैं, यूएस में भी हैं, इसके सारे फ्रेंड्स लोग, और जो मेरे स्टूडेंट थे, तो वो लोग, वो उनके घर में मुझे रुकना पड़ता है, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है। मेरे सारे फंक्शन में वो लोग आते हैं, उनके सारे फंक्शन में मैं जाता हूँ। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए फैमिली। एवरी सैटरडे, कलकत्ता में जितने लोग हैं, एवरी सैटरडे वी मीट। विवेक नहीं आता है, साले को पढ़ाने से फुर्सत नहीं। मैं उसको बोलता हूँ कई बार, तो कितना पढ़ाएगा, बड़ा कमजोर है वो। कमजोर मतलब स्ट्रेंथ नहीं उसके अंदर, समझ रहे मतलब। एक तो जिसको बोलते हैं ना कि डरपोक टाइप है, बहुत सारा बात बोला उसको मैं। अरे बहुत अच्छा बंदा है, बहुत जबरदस्त बंदा है भाई। सिर्फ विवेक ही एकमात्र ऐसा टीचर है जिसके बारे में मैं यहां उल्टा सीधा बोलूंगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? और किसी भी टीचर के बारे में मैं कुछ नहीं बोलता कभी भी, नेवर एनीथिंग, नेवर। मैं कुछ नहीं बोला 25 साल तक, आगे भी नहीं बोलूंगा। विवेक के साथ पढ़ता है तो मेरा मैं कुछ भी बोल देता हूं, उसको चलता है। वो मेरे स्टूडेंट, मैं ज्यादा जानता नहीं उसको। हाँ तो कैसे सबको जानना थोड़ी, कितने कितने स्टूडेंट पढ़ाया होगा। पर्सनली मैं विवेक को ही जानता हूं ज्यादा, जो पढ़ा नहीं है मेरे से।
अमित उमित से भी मिलना होता रहता है, सिद्धार्थ से भी कभी कभी मिलता हूं। चलो, रेवेन्यू फॉर द ईयर 780। पीएल बना के दो, उसके बाद मेरा काम होगा। पीएल हो गया तुम लोग का? बाई रेवेन्यू बताओ, टू एक्सपेंस बताओ, और टू नेट प्रॉफिट। अब सुनिए बच्चों, हाँ, आपको जो मुझे सिखाना है वो ये नहीं है, ये तो आपका सीखा हुआ है। इससे कुछ निकल के बाहर आएगा, वो मुझे आपको सिखाना है। और पढ़ाई का नाम है ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स या ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर। ज्यादा चांसेस होता है कि ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर ही रहता है। जब आप ये काम कर लेते हो, सब कोई लिखना छोड़ के इधर ध्यान देंगे। अब ये लास्ट पढ़ाई है अपना। जब आप ये काम कर लेते हो तो आपको एक अमाउंट ढूंढना पड़ता आपकी बुक से, जिसका नाम है, बोलो मैंने क्या लिख के दिया, जिसका नाम है प्रोग्रेस बिलिंग। मान लो मैंने ये बंगलो में आपका ही बनवा रहा हूं, ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है मेरे साथ। तो मान लो प्रोग्रेस बिलिंग मैंने अभी तक खड़ा किया है 640 लाख का। आपके ऊपर मैंने 640 लाख का प्रोग्रेस बिलिंग कर दिया है, और कैश रिसीव्ड मेरे को हुआ है 600 लाख। नहीं, आप आंसर मत दीजिए, सुनिए अभी। कैश रिसीव्ड आपने मेरे को 600 दिया है, मतलब योर पेमेंट इज 600, और हमने बिल रेज किया है 640, और बाकी सारा डेटा करेक्ट है। इसी में ये 2 डेटा ऐड करा दिए अभी क्वेश्चन पेपर में। आई जस्ट एडेड 2 मोर डेटा, बिकॉज ये सारे डेटा अब बैलेंस शीट के नोट्स के डिस्क्लोजर में काम आएंगे। चलूं आगे। सबसे पहला पॉइंट, रेवेन्यू फॉर द ईयर कितना है? कॉपी में लिखो, डिस्क्लोजर, ये दोनों पॉइंट लिखो। द 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन इज या आर ये दोनों वो लिख दोगे, क्या नाम, क्वेश्चन पेपर में रहेगा ये। प्रोग्रेस बिलिंग, धीरे धीरे करके जो बिल रेज होता है उसको प्रोग्रेस बिलिंग बोलते हैं। और कैश रिसीव्ड, धीरे धीरे करके जो आप हमको पैसा देते हो उसको स्टेज वाइज पेमेंट रिसीव्ड या कैश रिसीव्ड बोलते हैं। सबका लिखना हो गया? अब एक तो बड़ा सारा लाइन टान दीजिए और अच्छे से लिखिए डिस्क्लोजर्स। क्या लिखा? लिखो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इज इक्वल टू, बोलिए, लिख लो 780। ठीक है, एकदम आगे बोलो। उसके नीचे, ठीक नीचे, बाद में नहीं, नीचे, मेथड यूज्ड टू डिटरमिन स्टेज ऑफ कंप्लीशन। हम लोग कौन सा मेथड से परसेंटेज वर्क डन निकाले हैं? ठीक से सोचिए। सर आप कोई मेथड बताए नहीं, एक ही तो बताएं। 2 और मेथड होता है, मैंने आपको बोलते वक्त बोला हुआ कुछ और मेथड्स भी हैं। हम लोग निकाले कॉस्ट कंपैरिजन करके। तो सर 2 और मेथड क्या है? एक मेथड है कि जो सर्वेयर होता है ना, सर्वेयर, वो जितना % काम कंप्लीट हो गया बोलेगा उतना % काम कंप्लीट हो गया। ठीक है। एक तीसरा मेथड है जिसमें हम लोग मतलब कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने वाले लोग, कॉन्ट्रैक्टर, वो फिजिकली कॉन्ट्रैक्ट का साइट को वेरीफाई करके आएगा और वो बोलेगा इतना % काम कंप्लीट हो गया।
तो उतना % काम कंप्लीट हो गया। 3 मेथड चलता है, तीनों मेथड मैंने बुक में लिख के दिया, जाओ देखो। बुक में पेज नंबर 4, नहीं पेज नंबर नहीं, पॉइंट नंबर, पॉइंट नंबर 4 का हेडिंग देखो, हाउ टू डिटरमिन स्टेज ऑफ कंप्लीशन। पढ़ो, द स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैन बी डिटरमिन्ड इन द फॉलोइंग वेज। ए, the proportion that contract cost incurred for work performed up to the reporting date bear to the estimated total contract cost। कुछ बोलो, यही हम लोग करते हैं कि नहीं, हमको बताओ, यही करते हैं कि कुछ और करते हैं? यही करते हैं, यही एप्लीकेबल है, यही सब फॉलो करता है, यही सबसे लॉजिकल है, नहीं तो ऑडिटर 1000 क्वेश्चन पूछेगा। बी, सर्वेज ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, सर्वेयर लोग जो होते हैं वो लोग जो बोलेगा उतना %। तीसरा देखो, कंप्लीशन ऑफ फिजिकल प्रोपोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर्क, हम लोग बोलेंगे यहां पे कि इतना मेरा फिजिकली काम कंप्लीट हो गया है, मेरा इतना % वर्क डन। डिड यू गेट द पॉइंट? ये 3 तरीके में हम लोग पहला वाला फॉलो करते हैं। देखो डिस्क्लोजर में नीचे में डैश करके क्या हेडिंग दियो, मेथड यूज्ड टू डिटरमिन स्टेज ऑफ कंप्लीशन, डैश करके लिखो proportion of cost incurred to total cost। proportion of cost incurred to total cost लिख पाए अच्छे से? अब मुझे बताओ रिटेंशन कितना है, हड़बड़ नहीं करोगे, और हम पढ़ाएं रिटेंशन आज ही तुमको, देख के बताओ। 40, गुड, लिखो रिटेंशन 40। रिटेंशन 40, ये सब डिस्क्लोजर में आते हैं, और डिस्क्लोजर में एक बड़ा अमाउंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम या टू कस्टमर्स। नीचे लिखो ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम ऑब्लिक टू कस्टमर इज इक्वल टू एकदम अच्छे से फुल फॉर्म में लिखोगे। सर क्या लिखे हैं? कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट इंक्लूसिव ऑफ कॉस्ट इनकर्ड फॉर फ्यूचर एक्टिविटी। 600 नहीं, 610। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट इंक्लूसिव ऑफ कॉस्ट इनकर्ड फॉर फ्यूचर एक्टिविटी। अच्छे से पूरा फॉर्म में लिखा करो, नहीं तो फिर घर में नहीं समझ में आएगा। पूरा लिखियो ना अच्छे से, तुमको समझ में आना जरूरी है। प्लस रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट, इसको यह कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट इंक्लूडिंग कॉस्ट इनकर्ड फॉर फ्यूचर एक्टिविटी जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो पीएल में जा रहा है वो और जो स्टॉक है वो दोनों मिला हुआ होना चाहिए। प्लस रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट, आप इस सम में बताओ रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट कितना है? रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट कितना है? जो पीएल नेट प्रॉफिट जहां लिखे हो आप, नेट प्रॉफिट उसी को बोलते रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट। अगर रिकॉग्नाइज्ड लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रिकॉग्नाइज्ड लॉस, अपना रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट है, माइनस प्रोग्रेस बिलिंग। ये जो अमाउंट होगा ना बेटा, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम या टू। ये नेगेटिव आ जाएगा तो ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा तो ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर होगा। चल बता, ये पूरा अमाउंट कितना है? ठीक से, ये पूरा अमाउंट कितना है? 610। 600 नहीं, हाँ 610। 600 तो वो है जो पीएल में चला गया और 10 मेरा स्टॉक है। सब मिला देंगे तो कॉस्ट इनकम टिल डेट आ गया, प्लस रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट 180 माइनस प्रोग्रेस बिलिंग 640।
हाँ, ड्यू फ्रॉम है ये। नहीं, रिटेंशन अलग है, वो भी असेट है, वो अलग, हाँ वो अलग असेट है और ये अलग असेट है। देखिए बच्चा कितना स्मार्ट है। क्या नाम बेटा तेरा? क्या बोला देखा? साला इसको खाली फॉर्मूला के रूप में लिख नहीं रहा है, वो घुस रहा है उसके अंदर। आप लोग मत घुसिए, तारीफ जरूरी थोड़ी है। बट हैप्पी सर, आपसे बात करके अच्छा लगा, आप जिस तरह का बात करते हैं। क्या बोला सुनो, क्या बोला? बोला वो जो 40 बाकी है वो नहीं लेंगे क्या उससे? कौन सा 40 बाकी है? 640 में से जो 40 वो नहीं दिया, 600 ही तो दिया ना अभी तक। सर वो नहीं लेंगे क्या उससे? लेंगे बाबू, लेंगे। वो रिटेंशन के नाम से पड़ा है, ये ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर के नाम से है। नाम अलग अलग है बैलेंस शीट में। क्लियर? बस ये चीज कभी भी सीए इंटर में नहीं पूछा, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं पूछा। आप लोगों का इंटरेस्ट देखे तो सब कुछ और एक्स्ट्रा करके पढ़ा दिए। ठीक है, ये एस कंप्लीट होता है। हम लोग आज का क्लास कंप्लीट करते हैं। हम आपको ट्यूसडे मिलेंगे अब अगले दिन। ठीक है, अच्छा सुनिएगा, एक दो लाइन खाली बोल दें, क्लास खत्म हो गया, एक दो लाइन बोल दें सर। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही सर। जैसे कई बार ऐसा होता है, भले 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 1 in 10,000 केसेस हो, पर ऐसा होता है जहां पे हम लोग ना काम चालू भी नहीं किए, कॉन्ट्रैक्ट ले लिए। कॉन्ट्रैक्ट मान लो हम जनवरी में ले लिए, क्या जनवरी में ले लिए, और फिर मार्च आ गया, काम चालू नहीं किए। ठीक है, 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ अभी तक। वी आर नॉट इनकर्ड ए सिंगल पेनी, और कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 0 है। लेकिन मेरा जो कॉस्ट लगेगा कंप्लीट करने के लिए वो 100 है, और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 98 है। जनवरी में ऐसा नहीं था, जनवरी में एवरीथिंग वाज गुड, मार्च आते आते चीजें बिगड़ गई और हम काम भी चालू नहीं किए। नहीं समझे? खाली एक ही बात है, A7 ने बोला काम चालू हुआ हो या नहीं हुआ हो, थोड़ा हुआ हो या ज्यादा हुआ हो, लॉस का प्रोविजन तो बनाना ही पड़ेगा। जैसे इस केस में, हेलो, इस केस में परसेंटेज वर्क डन इज 0, रेवेन्यू टू बी रिकॉर्डेड इज 0, कॉस्ट टू बी रिकॉर्डेड इज 0, बट प्रोविजन विल कम 2 लाख। नहीं समझे? लोगों ने बोला कि सर इसको तो खत्म करने में 4 साल लगेगा, तो 2 लाख को 50-50 जार करके 4 बार लिखने दे दीजिए, थोड़ा आसानी हो जाएगा, हौले हौले लिख देंगे। नहीं सुना, बोला पूरा लिखना है, काम खत्म, दी एंड, कोई रियायत नहीं है। चलिए ट्यूसडे मिलते हैं, मेरे को कहीं जाना है, ट्यूसडे मिलते हैं। हाँ बेटा, ट्यूसडे